हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज आपका पेपर है माइनर सब्जेक्ट हिंदी का। और यकीन मानिए कि अगर आपको ये वीडियो मिल गया है और आपने इसको खोल लिया है ना, तो इसको पूरा देखिए। आपकी तैयारी एक अपर लेवल पे चली जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी वैसे बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो 1-1.5 घंटे का देख लिया तो इसमें आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। और मैं 1-1.5 घंटे में पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। वैसे तो मैंने इसके 2 वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हैं और मैंने उसमें सिलेबस का एक एक टॉपिक लिया हुआ है। इसमें मैंने यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट लिया है। 1-1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर मैं कवर करा दूंगी अच्छे से। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब इसमें कवर हो जाएंगी। तो अगर आप मॉर्निंग में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास खूब टाइम है। आप 1-2 घंटे आराम से इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए और आप यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस एक ही मुझे चीज़ कहनी है कि अगर आपको पेपर में इससे कोई भी बेनिफिट हो तो वापस आके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है कि नहीं आपको कोई बेनिफिट मेरे वीडियो से हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्टिंग से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराती हूँ। इसमें सिर्फ मैंने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हिंदी के संवैधानिक स्वरूप से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। अब इसके हम लोग आंसर की बात करते हैं। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप ये दर्शाता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 का भाग 1 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है और देवनागरी लिपि को इसकी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति के आदेश 1960 व 1968 और त्रिभाषा सूत्र जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी का विकास इस प्रकार करे कि वह भारत की अभिव्यक्ति के लिए एक सशक्त माध्यम बन सके। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो है आपका राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है और राजभाषा से क्या तात्पर्य है, टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा है। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का ही प्रयोग हुआ है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा का महत्व प्राप्त रहता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और वही भाषा शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। ये संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 भाग 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा, जिसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी के विकास, प्रसार और वृद्धि के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आता है आपका 4 नंबर।
राजभाषा आयोग के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजभाषा आयोग एक भारतीय आयोग है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अंतर्गत किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई। राजभाषा आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा हिंदी को प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में सुदृढ़ करने हेतु एक संवैधानिक पहल है। इसकी रिपोर्टों के आधार पर ही आगे की नीतियाँ और अधिनियम तैयार किए गए, जो हिंदी को एक प्रभावशाली राजभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 और राष्ट्रपति के आदेश 1960 और राजभाषा संकल्प 1968 अस्तित्व में आए। नेक्स्ट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, पटकथा लेखन यानी कि स्क्रिप्ट लेखन क्या है? पटकथा लेखन को स्क्रीन राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पटकथा लेखन फिल्मों, टेलीविज़न प्रोडक्शन या वीडियो गेम के लिए स्क्रिप्ट लिखने की कला है। पटकथा लेखन में कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, जिसे स्क्रिप्ट प्ले के रूप में भी जाना जाता है। पटकथा लेखन का मतलब है फिल्म, नाटक या टीवी शो की कहानी को इस तरह लिखना कि उसे पर्दे पे दिखाया जा सके। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि पटकथा है क्या। जैसे हम लोग कहानी लिखते हैं तो कहानी हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन कहानी कोई अगर हम लोग किसी टीवी में दिखाना चाहें या कोई नाटक प्रस्तुत करें तो कहानी को इस तरह हम लोग लिखें कि उसको हम लोग एक एक उसके पात्र को हम लोग ऐसा लिखें कि अब ये रेड कलर के कपड़े पहनेगा और ये इस पहाड़ पे खड़ा होगा, और फिर उसको पूरी शूटिंग करें हम लोग। वो जो हम लोग शूटिंग के लिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी को पटकथा लेखन कहते हैं। अगर आपने यूट्यूब में शॉर्ट्स देखे होंगे या कहीं कोई वीडियो देखा होगा शूटिंग वाला, तो आपने देखा होगा कि जो पहले कलाकार होते हैं वो एक कागज़ में कुछ पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं। तो जो वो कागज़ में पढ़ते हैं ना, वही आपका पटकथा लेखन है उसमें। ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, कहानी और पटकथा में क्या अंतर होता है? एक तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा, कहानी क्या है और पटकथा क्या है? यहाँ पे मैंने ऐसे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिया हुआ है कि अगर आप ये देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कहानी क्या है तो आप इतना लिख देंगे, और अगर आपको पटकथा पूछा जाए तो आप ये लिख देंगे। ठीक है। लेकिन अगर दोनों में अंतर पूछे तो भी आप यही लिखेंगे, तब दोनों लिखेंगे। अब देखिए, कहानी और पटकथा में निम्नलिखित अंतर है। कहानी किसी घटना, पात्र और उनके अनुभवों का वर्णन होती है। इसमें आरंभ, मध्य और अंत होता है। कहानी को पढ़ा जाता है। इसका उद्देश्य भावनात्मक, नैतिक या सामाजिक संदेश देना होता है। ये आम तौर पर गद्य रूप में होती है। ये था आपकी कहानी के बारे में। अब आता है आपका पटकथा क्या है। पटकथा कहानी का वह रूप है जो फिल्म, नाटक या टीवी शो के लिए लिखा जाता है। इसमें दृश्य, संवाद, पात्रों की गतिविधियाँ, कैमरा निर्देश आदि शामिल होते हैं। पटकथा को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। इसका उद्देश्य दृश्य माध्यम में कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने के लिए होती है, जबकि पटकथा एक विशिष्ट दस्तावेज है जो कहानी को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। दृश्य माने देखने के लिए और श्रव्य सुनने के लिए। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं और सीरियल देखते हैं, सब पहले पटकथा इनकी लिखी जाती है कि अब ऐसा होगा, पूरी स्टोरी हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ही इसकी शूटिंग होती है। तो वही आपकी पटकथा या स्क्रीन प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। पटकथा लेखन एक सृजनात्मक और व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें टेलीविज़न, फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री आदि माध्यमों में लेखकों की बड़ी मांग होती है।
एक कुशल पटकथा लेखक संवाद, दृश्य और भावनात्मक प्रवाह को प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। पटकथा लेखन में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, खासकर फिल्म, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में। ठीक है, डिजिटल मीडिया में आपकी पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संवाद लेखन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संवाद स्वाभाविक और जीवंत होना चाहिए। संवाद जो है आपका, संवाद का मतलब आप समझ रहे हैं, डायलॉग। जो आपका डायलॉग है वो कहानी, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। संवाद आपके छोटे, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद में अनावश्यक विस्तार से बचें कि फिर वो बोरियत होने लगती है देखने वाले को। संवाद कथानक यानी कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। डायलॉग जो होते हैं ना, हम लोग सीरियल को हम लोग डायलॉग के माध्यम से कितना लंबा खींच देते हैं। बहुत सारे सीरियल आपने देखे होंगे कि उनकी स्टोरी लिख लिख के, डायलॉग लिख लिख के वो लगभग 5-6 साल चल जाते हैं। वही मतलब है कि कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसमें भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व समाहित होने चाहिए। डायलॉग में भाव होना चाहिए और उसमें ऐसी भावनाएं देनी चाहिए कि जो दर्शक है, देखने वाले, डायलॉग सुन के उससे मतलब मन से जुड़ जाए, ऐसे डायलॉग होने चाहिए। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न आपका 9 नंबर है, उसमें है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के लिए क्या प्रावधान है? दोस्तों ये पूरे अनुच्छेद आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 343 क्या है, अनुच्छेद 347 क्या है, क्योंकि ये राजभाषा हिंदी से संबंधित है। ये पूरे 9 के 9 अनुच्छेद, इसलिए आपको पूरे 9 के 9 अच्छे से पढ़ने हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद संघ की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा और हिंदी भाषा के विकास पर केंद्रित है, जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। मतलब कि जो आपका 343 है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजभाषा के संबंध में ही प्रावधान है। अनुच्छेद 343 का जो भाग 1 है, वैसे तो इसमें बहुत सारे भाग हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट 3 भाग यहाँ दिए हैं, आपको तीनों पढ़ने हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। भारतीय अंक समझ गए ना आप, 1, 2, 3 ये। अनुच्छेद 343 का भाग 2। संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि यानी कि 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले अंग्रेजी में किए जाते थे, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग का संविधान 1950 में लागू हुआ था और 15 वर्ष की अवधि तक यानी 1965 तक जो काम 1950 के पहले अंग्रेजी भाषा में होते थे वो 1965 तक अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। सिर्फ 1965 तक, ऐसा पहले संविधान 343 में लिखा गया था। 1950 में ऐसा लिखा गया कि 15 साल तक ही अंग्रेजी भाषा में काम होंगे, उसके बाद जो चेंजमेंट होंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लिखा गया था 343 के भाग 2 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 का भाग 3। अनुच्छेद 343 का भाग 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को जारी रख सकते हैं। यानी कि जो 1965 तक बोला गया है ना कि अंग्रेजी भाषा रहेगी, उसके बाद 343 में ये लिखा गया कि संसद अगर ये चाहे तो कानून बना सकती है कि अंग्रेजी का प्रयोग हम लोग 365 के बाद भी करेंगे, और आज तक हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 344। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति से संबंधित है। यानी कि संसद आयोग और समिति गठित कर सकती है राजभाषा हिंदी के लिए। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर
राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति नियुक्त कर सकता है, मतलब नियुक्त कर सकते हैं। इन आयोगों और समितियों का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा के विकास और प्रयोग के लिए सिफारिश देना होता है। यह आपका अनुच्छेद 343 है कि राष्ट्रपति समय समय पर हिंदी भाषा के लिए, राजभाषा के लिए संसद का आयोग या समिति गठित कर सकते हैं, जिससे वो आयोग और जो समिति हैं वो राजभाषा के विकास के लिए कोई सुझाव दे, सिफारिश प्रस्तुत करें। नेक्स्ट आपका जो है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 345 से 350 तक। इसमें राज्य की राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान है और अन्य प्रावधान भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है। अनुच्छेद 345 प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं तय करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, मतलब कानून के माध्यम से कोई अन्य व्यवस्था नहीं करता, तब तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग राज्य के भीतर उन सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। 345 का ये आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है। ये अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल को ये तय करने का अधिकार देता है कि राज्य के सभी या कुछ सरकारी कार्यों के लिए कौन सी भाषा या भाषाएं आधिकारिक भाषा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई राज्य अपनी एक अलग राजभाषा चाहता है तो उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना राजभाषा तय कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे विधानमंडल के पास जाना होगा। फिर विधानमंडल पूरा कानून के माध्यम से विधि द्वारा उस राजभाषा को मतलब उस भाषा को आपकी राजभाषा घोषित करेगा। ऐसा अनुच्छेद 345 में दिया गया है, लेकिन ये पूरी शक्ति जो है भाषा तय करने की वो विधानमंडल के पास है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद 346 की। अनुच्छेद 346 भारत के संविधान में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच, यानी कि एक राज्य या दूसरा राज्य या राज्य और संघ यानी केंद्र सरकार के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा से संबंधित है। यानी जो केंद्र सरकार और राज्य राज्य के बीच जो हम लोग संचार होगा, पत्रों का या नोटिफिकेशन जो हम लोग भेजेंगे उनको, या कोई प्रशासनिक कार्य होगा, उनकी भाषा से संबंधित है कि वो किस भाषा में दो राज्य या राज्य केंद्र सरकार काम करेंगे। ये कहता है कि इन संचारों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति द्वारा कोई भाषा निर्धारित नहीं की जाती है तब तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। ये अनुच्छेद 346 में कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 347 की। किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित ये विशेष प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि कोई राज्य है, अगर उसकी एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा हिस्सा अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहा है और उसी लैंग्वेज का वो सपोर्ट कर रहा है, वो जनसंख्या ऐसा चाह रही है कि यही हमारी राजभाषा हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है राज्य सरकार को, जो उस राज्य की सरकार होगी, कि आप इस भाषा को अपनी राजभाषा बना लो। ठीक है, ये यहाँ पे राष्ट्रपति को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति को ये निर्देश देने का अधिकार है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भाषा के उपयोग की इच्छा रखता है तो वो राज्य सरकार को उस भाषा को मान्यता देने के लिए निर्देश दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। अनुच्छेद 348 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भाषा के उपयोग से संबंधित है। जो अनुच्छेद 348 है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है उससे संबंधित है। ये प्रावधान करता है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में की जानी चाहिए जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा कानून
नहीं बनाया जाता है। अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भाषा से संबंधित कुछ कानून के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया को वर्णन करता है। जो मेनली मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि जो अनुच्छेद 349 है वो आपका कानून और संसद में जो कार्य होता है उसकी भाषा से संबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय के निर्णयों, कानूनों या संसदीय कार्य के लिए भाषा के उपयोग से संबंधित, अगर लैंग्वेज से संबंधित कोई भी विधेयक है या संशोधन है तो वो पहले हम लोग राष्ट्रपति से हम लोग अनुमति लेंगे, उसके बाद ही वो संसद में पेश होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा के उपयोग से संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन अनुच्छेद 348 के भाग 1 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 349 है कि अगर आपको भाषा में कोई भी सुधार चाहिए, उसके लिए अगर आप कोई भी विधेयक या संशोधन चाहते हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लें, उसके बाद ही आप उसे संसद में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 350। अनुच्छेद 350, किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में सरकार को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भी अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है, पर्टिकुलर जो उसकी भाषा है यूज़ करने की, उसमें वह अपनी शिकायत सरकार के पास जाके लिखवा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इससे मराठी आती है और वो पर्टिकुलर जैसे यूपी में रह रहा है और उत्तर प्रदेश में वो रह रहा है, उसे मराठी आती है, नगर निगम वाले कहीं कूड़ा इकट्ठा कर दे, उन्हें नगर निगम को शिकायत लिखनी है तो वो अपनी मराठी भाषा में शिकायत लिख के नगर निगम को दे सकता है और नगर निगम को उसको लेना ही पड़ेगा मराठी भाषा में। ये हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि उसकी जो भाषा है उसमें वो शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। बाकी वो नगर निगम की दिक्कत है कि वो उसका इंग्लिश में कन्वर्जन करे, हिंदी में कन्वर्जन करे, लेकिन उसको लेना पड़ेगा मराठी भाषा में। वही आपको यहाँ दिया गया है। ये अनुच्छेद भारत में भाषाई विविधता का सम्मान और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके साथ ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को अपनी मातृभाषा में अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 350। अब लास्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे ताकि ये भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। अनुच्छेद 351 में मेनली आपकी हिंदी जो आपकी भाषा है उसके प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में वो है राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में विस्तार से लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक सेकंड मैं थोड़ा क्वेश्चन भी इसमें दिखा लेती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार का कार्य हिंदी में होगा, किंतु 15 वर्षों तक 1950 से 1965 तक अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार का कार्य हिंदी में होगा, ऐसा अनुच्छेद 343 में दिया गया है, किंतु 15 वर्षों तक, यानी कि जब हम लोग का संविधान बना था उसके 15 वर्षों तक 1950 से 1965 तक अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। 1950 के बाद जब ये अवधि समाप्त होने को आई, यानी कि 1965 में जब ये समाप्त होने को आ रही थी, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में आशंका उत्पन्न हो गई कि अब केवल हिंदी ही केंद्र की भाषा बन जाएगी और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। इसे लेकर विरोध हुआ, विशेषकर दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हिंदी को लेकर विरोध हुआ था। ऐसे विरोध को देखते हुए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया था। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 भारत में आधिकारिक भाषाओं
हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। ये अधिनियम 1963 में बनाया गया था, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। ये अधिनियम संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कामकाज और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों में इन भाषाओं के उपयोग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट आपका है राजभाषा अधिनियम 1963 के मुख्य प्रावधान क्या थे। शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है, जैसे बहुत लंबी हो जाएगा फिर। जिसका फर्स्ट है वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जारी रहेगा। केंद्र सरकार के सभी कार्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना देती। केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों के बीच संवाद, जब दोनों पक्ष हिंदी समझते हों तो हिंदी का प्रयोग होगा, अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम और आदेश भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के आदेश 1960 क्या है। राष्ट्रपति का आदेश 1960 भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश है। 1960 के आदेश में राष्ट्रपति ने संघ के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की एक योजना बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था, जैसे कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाना, शिक्षा में हिंदी का प्रयोग करना और हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास करना। अब हम लोग राष्ट्रपति का जो आदेश 1960 है उसके इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। ये आदेश ये आदेश 27 अप्रैल 1960 को जारी किया गया था। आदेश में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया था। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग, आदेश में कहा गया कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए और अंग्रेजी के उपयोग को धीरे धीरे कम किया जाए। सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाना, आदेश में सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है, जैसा कि कानूनी दस्तावेजों और सरकारी सूचनाओं को हिंदी में उपलब्ध कराना। ये आपके राष्ट्रपति आदेश 1960 के मुख्य बिंदु हैं। लास्ट बिंदु है वो आपका वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास। आदेश में हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह आदेश हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने और उसके प्रगामी प्रयोजन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव। 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव क्या है, या 1968 में पारित राजभाषा संकल्प क्या है। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति का आदेश 1968 क्या है। तीनों एक ही चीज़ है। 1968 का राजभाषा संबंधी प्रस्ताव, जिसे राजभाषा संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। 1968 का राजभाषा संकल्प हिंदी के प्रसार और विकास के महत्व को रेखांकित करता है। 18 जनवरी 1968 को भारत के भाषाई इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ था। ये संकल्प संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत संघ द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना था। अब हम लोग राजभाषा संकल्प 1968 के जो मुख्य बिंदु हैं पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं। 1968 के राजभाषा संकल्प में कहा गया है कि सरकार संघ द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रगति की वार्षिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी और इसे सभी राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। प्रस्ताव में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 14 प्रमुख भाषाओं को बढ़ावा देने के उपायों को प्रस्तावित किया गया है।
1968 के समय सिर्फ 14 ही भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में आपकी पूरी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आपका जो बिंदु है वो है प्रस्ताव में देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की वकालत की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी और किसी आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतया यानी कि जो प्रेफरेंस है वो दक्षिण राज्यों की भाषा को दी जाएगी। दूसरी आपका तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी व अंग्रेजी की भाषा पढ़ाई जाएगी और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के लिए पूर्ण उपाय किए जाने चाहिए। जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसका मतलब है कि हर बच्चे को 3 भाषा पढ़नी है, हर छात्र को। पहली भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी, ये क्षेत्रीय भाषा आपकी जो भी लैंग्वेज है लोकल आप वो पढ़ेंगे। दूसरे में आप हिंदी व अंग्रेजी में किसी एक को पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ेंगे और गैर हिंदी भाषी राज्य से तो आप हिंदी पढ़ेंगे। तीसरी भाषा जो आपको पढ़नी है वह है अगर आप जैसे हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आपको अंग्रेजी या किसी दक्षिण भारत की भाषा को जैसे तमिल, मराठी, कन्नड़ ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये है आपकी 3 भाषाएं, त्रिभाषा फॉर्मूला। अभी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसका भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कुछ सेवाओं में दोनों भाषाओं में से किसी एक या दोनों में उच्च स्तर की योग्यता अपेक्षित हो। यानी कि केंद्र सरकार कुछ पद ऐसे हैं केंद्र सरकार के लिए जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में आपको कोई एक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर केंद्र सरकार ने उस समय ये व्यवस्था की थी, सिवाय कुछ मामलों को छोड़कर। कुछ पर्टिकुलर ऐसे पद थे जिसमें कहा गया था हमें सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, हमें सिर्फ ही हिंदी का चाहिए या हमें दोनों का चाहिए। ये कुछ पदों में था, लेकिन ज़्यादातर पद ऐसे थे कि आपको हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक ज्ञान हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रस्ताव में 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं को अखिल भारतीय केंद्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है। आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आपका पॉइंट है सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिनमें देश के विभिन्न भागों में हिंदी भाषा, आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण योजना भी शामिल है। मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन कम समझ आया है, आप इसे 2-3 बार देखें, रट के चले जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के गठन और उसके कार्यों पर टिप्पणी लिखिए या भारत में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में विवरण दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 344 के भाग 1 के अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाना था जो राजभाषा के प्रयोग और विकास संबंधी सुझाव देगा। इस प्रावधान के अंतर्गत ही भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है, पूरा नाम इनका है बाला साहेब गंगाधर खेर। आयोग में संसद के सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। इस आयोग ने भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अन्य भाषाओं के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग, मैं फिर से पढ़ देती हूँ ये लाइन। इस आयोग ने भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, अन्य भाषाओं के साथ संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग की दिशा में एक व्यापक और संतुलित रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। अब बात करते हैं हम लोग राजभाषा आयोग के प्रमुख कार्यों की। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की प्रगति का मूल्यांकन करना, हिंदी और राज्यों के बीच राजभाषा उपयोग में समन्वय स्थापित करना, प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को संतुलित करने के सुझाव देना, तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, टंकण आदि के प्रयोग का विश्लेषण और संसद को रिपोर्ट देना। ये देखिए आपका आ गया। त्रिभाषा सूत्र के बारे में विस्तार से लिखिए और उसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। त्रिभाषा सूत्र
थ्री लैंग्वेज फार्मूला भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक शैक्षिक नीति है जिसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। यह सूत्र पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था और बाद की नीतियों यानी कि 1986 और 2020 में भी इसे दोहराया गया है। मेनली जो त्रिभाषा सूत्र है वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं जो रमलो की त्रिभाषा सूत्र है वो है क्या। इस सूत्र में प्रत्येक छात्र को 3 भाषाएं सीखनी है। प्रथम भाषा छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, मतलब बच्चा जिस भी जगह से बिलोंग करता है वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होगी उसे वो पढ़नी है। अगर उसकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो वो हिंदी पढ़ेगा, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़ कोई भी है उसकी तो वो पहले पढ़ेगा। द्वितीय भाषा में आपको, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं यानी कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आप क्या यूज़ की जाती है तब आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है। अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, मतलब वहाँ पे हिंदी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी आपको नहीं आती, तब आपको हिंदी भाषा सीखनी है। अगर आपको हिंदी आती है तो द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी सीखनी है। आपकी जो तृतीय भाषा है उसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको इसमें वो भाषा सीखनी है जो आपने प्रथम व द्वितीय भाषा में ना सीखा हो। यानी कि अगर आप तमिल सीख चुके हैं तो आप तृतीय भाषा में तमिल नहीं सीखेंगे। तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी आपने प्रथम में सीखे वो तृतीय में नहीं सीखेंगे। जो भी आप द्वितीय में सीखाएं वो भी आप तृतीय में नहीं सीखेंगे। अब बात करते हैं हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा। जैसे कि अगर हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, तो आप उसमें अगर ऐसे हिंदी भाषी राज्य है तो उसमें आप अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा लेंगे। जैसे हिंदी भाषी राज्य में अगर आप ऊपर अंग्रेजी ले चुके हैं तब आप यहाँ अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे कोई आधुनिक भारतीय भाषा लेंगे, है ना, समझ में आ गया आपको। जैसे कि दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब लेंगे, है ना, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं। क्योंकि हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप अपनी मातृभाषा में हिंदी पहले ही सीख चुके होंगे और द्वितीय भाषा में आप अंग्रेजी सीख लेंगे, इसलिए तृतीय भाषा में आप दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखेंगे प्रायोरिटी में। अगर आप गैर हिंदी राज्यों से हैं तो आप द्वितीय में सबसे पहले तो हिंदी भाषा सीख चुके होंगे। गैर हिंदी भाषी से हैं तब आपको अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी है दक्षिण भारत की जैसे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। भाई गैर हिंदी भाषा से हैं तो आपने हिंदी भाषा सीख ली होगी द्वितीय में, और गैर हिंदी भाषा से हैं तो इसका मतलब आपने ऊपर हिंदी को तो आपने यहाँ सीखा है, तमिल, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी में कोई सीखी होगी, जो भी आपने ऊपर सीखी है बस आपको वो नीचे नहीं सीखना है, ये मतलब है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। त्रिभाषा सूत्र के अब उद्देश्य क्या है। देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और अंग्रेजी को बढ़ावा देना, यह आपके त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, भाषा और अस्मिता में क्या संबंध है, ठीक है, एक सेकेंड। अस्मिता का अर्थ है पहचान। सबसे पहले आप अस्मिता को समझिए कि अस्मिता से यहाँ तात्पर्य पहचान से है, तथा भाषाई अस्मिता से तात्पर्य भाषा बोलने वाले की अपनी पहचान से है। भाषा और अस्मिता का गहरा संबंध है। भाषा व्यक्ति और समुदाय की पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब आपको बताते हैं कि भाषा किसी की संस्कृति या पहचान को कैसे व्यक्त करती है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि इसकी लैंग्वेज बिहारी है, तो जैसे कोई बिहारी का होता है तो उसकी लैंग्वेज बिहारी होती है तो हम लोग समझ जाते हैं ये बिहार से है। तो इसी तरह किसी की भाषा किसी की संस्कृति और समुदाय को चिन्हित करती है। अस्मिता भाषा के बिना पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकती।
बिल्कुल सही बात है। जब तक कोई व्यक्ति अगर वो चुपचाप बैठा रहेगा तो हम लोग उसको पहचान पाएंगे नहीं, पहचान पाएंगे कि उसकी संस्कृति क्या है। अगर वो थोड़ा सा ही बोले, अगर हम लोग जानते होंगे उस संस्कृति को, तो हम लोग समझ जाते हैं। जैसे बुंदेली भाषा है तो हम लोग समझ जाते हैं वो बुंदेलखंड का है। हरियाणवी समझ जाते हैं हम लोग कि वो हरियाणा का है। जिसको आती है उसके लिए बात है ये। फिर हम लोग बात करते हैं, भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा प्रायः क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक होती है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि भाषाएं केवल संवाद के साधन नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय गौरव और स्वाभिमान की भावना से जुड़े हुए हैं। ये जो भाषा है ना आपकी, तमिल, बंगाली, मराठी, ये पर्टिकुलर एक क्षेत्रीय क्षेत्र को पहचान देती है। हम लोग कहते हैं मराठी, ये मराठी है, ये पंजाबी है, ये हम लोग जब कोई लैंग्वेज बोलता है तो हम लोग ये बोलते हैं ऐसा। भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को सजोती है। लोग अपनी मातृभाषा से जुड़ाव के माध्यम से अपनी जाति, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान को महसूस करते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व, पहचान और गौरव को महसूस करता है। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी भाषा को दबाया जा रहा है, तो वह अपनी अस्मिता यानी पहचान के लिए आंदोलन करता है। तो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपनी पहचान की रक्षा के लिए वो आंदोलन करता है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन, आपने सुना होगा या आपको नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिएगा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेके बहुत विरोध हुआ था। उनको ऐसा लगता था कि हिंदी भाषा से उनकी संस्कृति को नुकसान हो रहा है या उनकी भाषा दब रही है, तो हिंदी विरोधी वहाँ पे आंदोलन हुआ था तमिलनाडु में। भाषा के माध्यम से लोग अपनी अस्मिता को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो तमिलनाडु का आपको एग्जांपल दिया है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, उससे मेरा कोई भी पर्सनली वो नहीं है, तो आप उसको दिल पे ना लें। सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा और जेंडर में क्या संबंध है? भाषा और जेंडर के बीच एक गहरा संबंध होता है। भाषा समाज की संरचना को दर्शाती है और जेंडर के आधार पर अलग अलग भाषा का उपयोग किया जा सकता है। भाषा का उपयोग लिंग, पहचान और सामाजिक मानदंडों को व्यक्त करने और मजबूत करने के लिए किया जाता है। भाषा का मैं बताऊं कि लिंग की पहचान कैसे होती है। जो हम लोग बोलते हैं मैं खाती हूँ, यानी कि मैं स्त्रीलिंग हूँ, मैं खाता हूँ मतलब पुल्लिंग। तो भाषा से लिंग पहचान होती है, वही भाषा और जेंडर में संबंध बता रहा है। भाषा समाज में अपने विचारों, भूमिकाओं और मान्यताओं को प्रभावित करती है। भाषा के प्रयोग में जेंडर के आधार पर अंतर होते हैं। यह माना जाता है कि पुरुष और महिलाएं संवाद के लिए भाषा का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं भाषा का उपयोग अधिक संबंध परक तरीके से करती हैं, जबकि पुरुष अधिक सीधा और स्पष्ट बोलते हैं। बिल्कुल। लिंग आधारित भाषा लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे सकती है, जबकि लिंग तटस्थ भाषा समावेशी और न्याय संगत होती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो हम लोग ने भाषा को बांट तो दिया है एक तरह से असमानता की, भाई ऐसा क्यों कि लड़कियां ती बोलेंगी, लड़का ता बोलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है आपका, समाज में जेंडर की क्या भूमिका है? वो भाषा और जेंडर था, ये समाज है। समाज में जेंडर की ये क्वेश्चन आपके पेपर में सिलेबस डिक्टो दिया हुआ है, समाज और जेंडर का क्या संबंध है। अगर आप सिलेबस देखें तो शायद लास्ट यूनिट का आपका ये टॉपिक है। समाज में जेंडर की भूमिका एक जटिल और बहुमुखी अवधारणा है। ये समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये है कि जो समाज ना, उसने जेंडर के अनुसार पहले से ही उन लोगों की भूमिका तय कर रखी है। जैसे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, जैसे लड़कियाँ होती हैं वो आटे की बोनी पिसाने नहीं जा सकती, तेल पिराने नहीं जा सकती। लोग कहते हैं नहीं भाई आटे नहीं पिराएंगी, तो पहले से ही उन्होंने उनकी भूमिका निर्धारित कर दी है कि वो घर के अंदर का काम करेंगी और पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये जो समाज की सोच है, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है।
समाज में जेंडर का अर्थ है वह सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा जो ये निर्धारित करती है कि महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों, लड़कों के लिए क्या अपेक्षित है। लिंग समाज में शक्ति के संबंधों, सामाजिक संरचनाओं और भेदभाव को आकार देती है। बिल्कुल सही बात है। ये महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता, सामाजिक रूढ़िवाद और लिंग आधारित हिंसा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसकी उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। सामाजिक क्षेत्र की जेंडर और समाज में क्या भेदभाव समाज करता है। महिलाओं को घर और बच्चों की देखभाल में ही सीमित किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। भाई ये जेंडर के नाम पे एक तरह से देखा जाए तो भेदभाव ही तो है। राजनीतिक क्षेत्र, महिलाओं को राजनीतिक पदों पर कम प्रतिनिधित्व मिलता है। बिल्कुल सही बात है। राजनीति में अब तो बहुत ज़्यादा महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ गई हैं, लेकिन एक टाइम पे महिलाओं के लिए सब कुछ बहुत दिक्कतदार चीज़ें होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भाषा और क्षेत्र के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। भाषा और क्षेत्र के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। भाषा और क्षेत्र का गहरा संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर होता है। किसी क्षेत्र की भाषा वहाँ के लोगों की पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यहाँ पे भाषा और क्षेत्र की मेनली पूछा गया है। किसी क्षेत्र की जो भाषा होती है ना पर्टिकुलर, उसको बताती है कि यहाँ की संस्कृति क्या है। मैंने भी आपको पीछे इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि बिहार का आदमी है तो वो बिहारी बोलता है, तो वहाँ की संस्कृति को, बिहार क्षेत्र की संस्कृति को वो प्रदर्शित करता है अपनी भाषा के द्वारा। एक दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिएगा मैं ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि आपके सिलेबस में, मतलब ऐसे सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है भाषा और क्षेत्र, वही मैंने यहाँ पे दिया है आपको। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की पहचान बन जाती है और वहीं की संस्कृति, परंपराओं तथा जनजीवन को अभिव्यक्त करती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी आदि। इससे स्पष्ट होता है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक भी बन जाती है। कई बार भाषा के आधार पर राजनीतिक मांगे भी उठती हैं, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, परंपरा और पहचान का भी वाहक होती है। क्षेत्र का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक सीमा से है जिसमें लोग एक विशिष्ट भाषा, बोली या सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते हैं। भाषा और क्षेत्र का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा, बोली को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। क्षेत्रीय भाषा क्या है? क्षेत्रीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषा वो भाषा है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र या राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा उस क्षेत्र की शिक्षा, साहित्य, प्रशासन या दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए बंगाल की बंगाली, तमिलनाडु में तमिल भाषा, महाराष्ट्र की मराठी। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जिसका हम लोग शिक्षा में भी उपयोग करें, साहित्य में भी, प्रशासन में भी। अब मैं आपको बोली में डिफरेंस बताती हूँ। बोली भाषा की वह छोटी इकाई है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात बोली वह स्थानीय भाषा रूप है जो किसी छोटे क्षेत्र, गांव या समुदाय विशेष में बोली जाती है। बोली का मुख्य उपयोग सिर्फ मौखिक संप्रेषण में होता है। उसका मतलब ना उसमें शिक्षा का कोई मतलब होता है, ना वहाँ पे साहित्य या प्रशासनिक कार्यों में यूज़ की जाती है। वो सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, मालवी, इन भाषाओं को हम लोग बोली कहते हैं। ये मतलब किसी छोटे क्षेत्र की होती है। और जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो किसी राज्य के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है, उससे हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उसका यूज़ हम लोग पढ़ाई में भी करते हैं, दैनिक जीवन में, साहित्य में उसी की भाषा में साहित्य लिखे जाते हैं, प्रशासनिक कार्य भी उसी भाषा में होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाषा और वर्ग से आप क्या समझते हैं। भाषा और वर्ग का आपस में क्या संबंध है?
भाषा और वर्ग का परस्पर गहरा संबंध होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ही समाज में कई वर्ग पाए जाते हैं, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग। इन सब की भाषाओं में आसानी से आप अंतर देख सकते हैं। समाज में भाषा न केवल संवाद का माध्यम होती है, बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पहचान को भी दर्शाती है। मैं पहले आपको अपनी भाषा में समझा देती हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे जब कोई बहुत अच्छी इंग्लिश में हमसे बात करता है, हम लोग कहते हैं अरे वो बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में। भले वो पढ़ने लिखने में ना अच्छा हो, सिर्फ उसको इंग्लिश ही आती है, लेकिन हम लोग की एक मैंटेलिटी सेट है कि अगर कोई अच्छा से इंग्लिश में बोल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है भैया पढ़ने में, और अच्छे से कपड़े पहन ले, अच्छे से बात करे, अरे वो बहुत अमीर है। ये हम लोग की एक मैंटेलिटी सेट है माइंड में। इसीलिए जो भाषा है वो किसी वर्ग को भी, हम लोग किसी की सामाजिक स्थिति को भी उससे प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक वर्ग जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अनुसार भाषा के प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है। जैसे उच्च वर्ग के लोग सामान्यतः शुद्ध, मानक और प्रचलित अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न वर्ग में स्थानीय बोलियां, अपभ्रंश शब्द या अनौपचारिक भाषा अधिक प्रचलित होती है। इसी प्रकार शिक्षित वर्ग अपनी भाषा में व्याकरण और शैली का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि अशिक्षित या कम शिक्षित वर्ग की भाषा में भावनाएं होती हैं, व्यवहारिकता होती है और सरलता होती है। भले कम शिक्षित हो, लेकिन वो बहुत मन से बोलते हैं अपनी बात, आ जाओ इधर आ जाओ, मतलब बहुत अच्छे से बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि वो भावनाओं में बोलते हैं, व्यवहारिकता से, सरलता से बोलते हैं, जो कम शिक्षित वाले लोग होते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार उच्च वर्ग की भाषा को श्रेष्ठ और निम्न वर्ग की भाषा को अशुद्ध मानकर भाषिक भेदभाव भी किया जाता है। हम लोग उच्च वर्ग जो है ना, बड़ा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जब हम लोग का मानना है कि वो जो भी बोले वो एकदम सही बोलते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं अगर वो सही भी बोले, हम लोग कहते हैं उनकी भाषा अशुद्ध है, हम लोग उनका अपमान कर देते हैं। ये मेरे शब्दों में आपको समझा रही हूँ सिर्फ। अब हम लोग बात करते हैं भाषा और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। ये भी सिलेबस का टॉपिक है आपका, मैंने बिल्कुल सिलेबस का ही उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। भाषा एक माध्यम है जिसमें हम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बहुभाषिकता एक से अधिक भाषाओं को जानने और प्रयोग करने की क्षमता है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्तियों और समाजों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भाषा और बहुभाषिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने और अपनी संस्कृति को समझने की अनुमति देती है, और बहुभाषिकता हमें संचार में सुधार करने, सांस्कृतिक समझ में वृद्धि करने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। भाषा और बहुभाषिकता में आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुभाषिकता जिसे बहुत सारी भाषाएं का ज्ञान हो। भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप में। लेकिन बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। जो भाषा है, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर एक भाषा आती है तो सिर्फ वो एक ही भाषा का यूज़ करेगा ना, लेकिन जो बहुभाषी व्यक्ति है जिन्हें बहुत सारी भाषा आती हैं, वो विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। यह आपसे पूछ सकता है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। राजभाषा विभाग ने देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है, या आप लिख सकते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी और क्षेत्र सी। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें आते कौन से राज्य हैं। क्षेत्र ए वे राज्य जहां हिंदी आधिकारिक भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्र बी की। वे राज्य जहां हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, भले ही ये आधिकारिक भाषा ना हो, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन और दीप और दादरा और नगर हवेली राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्र सी।
वे राज्य जहाँ हिंदी का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, बिल्कुल आप ना के बराबर भी कह सकते हैं, वहाँ की बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। आप इन राज्यों को याद ज़रूर कर लें, वरना अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इसको लिखेंगे। जब तक आपको ये राज्य याद नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते। भले एक आध आप लोग मिस कर दें, लेकिन बाकी आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटकथा लेखन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसमें कि आपको इसमें आपने जब अगर कहीं सर्च किया हो या कहीं भी देखें तो आपको पटकथा लेखन के बहुत सारे प्रकार बताए जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 पढ़ने। पूछिए क्यों? मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में उन्होंने साफ साफ पट लेखन के प्रकार के बाद ब्रैकेट में ये 3 ही दिए हैं, इसलिए आपको ये 3 ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं इनकी बात। नाटक के लिए पट कथा ये रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों के लिए लिखी जाती है, जिसमें संवाद, दृश्य, पात्र और मंच पर होने वाली गतिविधियां लिखी जाती हैं। इसमें संवाद और मंच निर्देश प्रमुख होते हैं। फिल्म के लिए पटकथा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें। फिल्म की पटकथा सबसे जटिल और व्यापक होती है। फिल्मों के लिए तैयार की गई पटकथा में दृश्य, संवाद, कैमरा मूवमेंट, ध्वनि प्रभाव और पृष्ठभूमि संगीत का विस्तृत विवरण होता है। फिल्म पटकथा मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित होती है: प्रारंभ, मध्य और अंत। अब हम लोग बात करते हैं टीवी पटकथा के लिए। टीवी के लिए पटकथा, टेलीविज़न के लिए लिखी जाने वाली पटकथा में निरंतरता और लघु एपिसोडीय संरचना का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपने जो टीवी में सीरियल आते हैं आप देखोगे 30 मिनट, 28 मिनट, इसलिए लघु एपिसोड होने चाहिए। टेलीविज़न धारावाही, समाचारों, टॉक शो, रियलिटी शो और सिटकॉम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पटकथाएँ होती हैं। ये थे आपके पटकथा के प्रकार। आपको ये 3 जरूर पढ़ने हैं, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वी से तात्पर्य विशेष से और ज्ञापन से तात्पर्य आपका ज्ञान कराना अथवा सूचना देना है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना है। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आप किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन बनाते हैं। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना, जानकारी देना और उन्हें उस उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। अब आते हैं विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्पाद या सेवा के बारे में लोगों को जागरूक करना, उत्पाद या सेवा की विशेषताओं और लाभों को हाईलाइट करना, ग्राहकों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करना या व्यापार को बढ़ावा देना, ये हमारे विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। विज्ञापन के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी विशेषताओं, प्रोडक्ट और लाभ के बारे में बताते हैं, ग्राहकों को लिए खरीदने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं विज्ञापन से 50% की छूट ऐसा लिख के, और हम लोग अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। इसमें भी आपको बहुत तरीके के प्रकार मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में साफ साफ 2 दिए हुए, प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वही आपको मैंने यहाँ पढ़ाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है। विज्ञापन मुख्यतः 2 प्रमुख माध्यमों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आते हैं। प्रिंट मीडिया के विज्ञापन, वे विज्ञापन हैं जो मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित किए जाते हैं। मुद्रित माने प्रिंट किए जाते हैं, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, ब्रोशर, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स आदि में प्रकाशित होते हैं। अब इनके अंदर जो आपके टाइप हैं वो आप पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आप ज़रूर पढ़ के जाएं। डिस्प्ले विज्ञापन, ये बड़े आकार के आकर्षक चित्रों और रंगों से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अखबार में रंगीन फुल पेज विज्ञापन। फिर आता है आपका इसमें नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट मीडिया में आपका तो दोस्तों ये प्रिंट मीडिया के आपको ये सभी टाइप पढ़ने, इसलिए एक एक करके पढ़ें क्योंकि लॉन्ग में आ गया तो आपको लिखने पड़ेंगे। वर्गीकृत विज्ञापन विज्ञापन छोटे आकार के श्रेणीबद्ध विज्ञापन होते हैं। इसमें नौकरी, मकान, संपत्ति, शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में विशेष खंड में ये प्रकाशित होते हैं। आपने देखा हो कभी न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं आज तक ध्यान दिया हो तो अब आप पढ़ें, न्यूज़पेपर उठाएं, उसमें देखें कि छोटे छोटे बॉक्स में विवाह के बारे में, शिक्षा के बारे में, नौकरी के मामले में छोटे छोटे इसमें विज्ञापन निकलते हैं। ब्रोशर और पंपलेट विज्ञापन उत्पाद या सेवा की जानकारी को पुस्तिका या पर्चे के रूप में हाथों से वितरित किए जाने वाले जानकारीपूर्ण विज्ञापन। आप कभी कॉलेज गए हो या कहीं अगर आप गए हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि आपको कभी न कभी ऐसा मिला ही होगा कि कोई आपको हाथ से पंपलेट बांट रहा हो, किसी चीज़ की जानकारी दे रहे होते हैं। वही यहाँ पे है ब्रोशर और पंपलेट विज्ञापन। मतलब आप कॉलेज तो गए ही हैं, उस बात को मेरा अन्यथा मत लीजिएगा कभी आप कॉलेज गए हो। नेक्स्ट बात है, हेडिंग है आपकी होर्डिंग्स और बैनर विज्ञापन। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स द्वारा संदेश देना जो जन सामान्य को ध्यान खींचते हैं। आप जब जाते होंगे आपने चौराहे में देखा होगा या कहीं बड़े से चौराहे में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती, कभी गलियों में भी लगी होती हैं होर्डिंग, 50% छूट पाएँ, आज ही खरीदें, 2 खरीदें 2 के साथ 1 फ्री पाएँ, इस टाइप की होर्डिंग आपने देखी होंगी। प्रचार प्रसार करते हैं अपना वो लोग। अब आता है हम लोग का इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन। नेक्स्ट टाइप है आपका विज्ञापन का। यह वह विज्ञापन होते हैं जो टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स व सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये चारों इम्पोर्टेंट है पढ़ने। टीवी विज्ञापन दृश्य और ध्वनि के माध्यम से उत्पाद का प्रचार। इसमें भावनात्मक, हास्यपूर्ण, गीत संगीत युक्त विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो विज्ञापन। केवल श्रव्य संदेश के माध्यम से इसमें उत्पाद का प्रचार किया जाता है। रेडियो में जो विज्ञापन आते हैं उसमें हम लोग को सुनाई देते हैं, दिखाई कहाँ देते हैं। वही है, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ता और प्रभावशाली माध्यम है। इंटरनेट और डिजिटल विज्ञापन सोशल मीडिया, फेसबुक यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट्स, ब्लॉग, मोबाइल ऐप्स आदि पर ये दिखाए जाते हैं इंटरनेट और डिजिटल विज्ञापन। अब बात करते हैं ईमेल और एसएमएस विज्ञापन की। तो ये डायरेक्ट सीधा ग्राहक से संपर्क करने का साधन है। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कभी शॉपिंग करने मॉल गए होंगे तो आपका वहाँ नंबर वो ले लेते हैं, या किसी भी आप अच्छी शॉप में जाएं या किसी कंपनी की वाले शॉप में जाएं तो वो लोग आपका नंबर लेके आपको फिर एसएमएस करते हैं कि हमारे यहाँ ये ऑफर आया है, आप आ सकते हैं। तो इस टाइप का एसएमएस विज्ञापन या ईमेल। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की भाषा एवं संरचना कैसी होनी चाहिए, या विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं। विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए ताकि वह दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके और उन्हें उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। विज्ञापन की संरचना में एक आकर्षक शीर्षक, मुख्य संदेश और एक प्रभावी समापन, जैसे अभी खरीदें, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, ये लिखा होता है, इसको हम लोग प्रभावी समापन कहते हैं, होने चाहिए। विज्ञापन संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जरूर देख के जाएं। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञापन की भाषा पे। सरल और स्पष्ट भाषा। विज्ञापन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। संक्षिप्त और सकारात्मक भाषा। विज्ञापन में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने के लिए कोशिश करनी चाहिए
और विज्ञापन में सकारात्मक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए। आकर्षक और प्रभावशाली। विज्ञापन की भाषा आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे विज्ञापन को देखने और सुनने के लिए दर्शकों का ध्यान खींचे और उन्हें उत्पाद और वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है विज्ञापन की संरचना। शीर्षक। ये विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य संदेश। यह वह जानकारी है जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, जैसे कि उत्पाद की विशेषताएं, लाभ और कीमत। मुख्य संदेश में ये लिखा होता है उत्पाद की विशेषताएं, लाभ और कीमत। जानकारी को सत्य और प्रामाणिक रखें। विज्ञापन में किसी भी प्रकार की गलत या झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जानकारी को सत्य और प्रामाणिक रखना चाहिए। ये सब विज्ञापन जब आप बनाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। समापन। प्रभावी कॉल टू एक्शन कहते हैं इसे। ये दर्शकों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि उत्पाद खरीदना। अधिक जानकारी के लिए आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। किसी वेबसाइट पे देखा होगा आपने अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। इस टाइप को इसको हम लोग समापन कहते हैं, प्रभावी कॉल टू एक्शन। लोगों को ये उत्तेजित करता है कोई कार्यवाही करने के लिए, क्लिक करने के लिए या सामान खरीदने के लिए। वेबसाइट पर जाना, अधिक और जानकारी के लिए क्लिक करें, इस टाइप का लिखा होता है। आपको ये लिख के आना है, तभी एग्जामिनर मतलब जो कॉपी चेक करेगा तो समझ में आएगा। अंतिम जांच करें। विज्ञापन तैयार करने के बाद उसकी अंतिम जांच करें ताकि उसमें कोई गलती ना हो। ये थी आपके विज्ञापन को बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञापन लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। विज्ञापन एक रोमांचक और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। आधुनिक दौर में जब बाजार प्रतिस्पर्धा से भरा है, तब विज्ञापन लेखकों की भूमिका और मांग काफ़ी बढ़ गई है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। विज्ञापन एक रोमांचक और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। आधुनिक दौर में जब बाजार प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, तब विज्ञापन लेखकों की भूमिका और मांग काफ़ी बढ़ गई है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। फर्स्ट आपका है जो करियर के लिए ऑप्शन, वो है विज्ञापन एजेंसियों में नौकरी। विज्ञापन लेखकों की सबसे अधिक मांग एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में होती है। ठीक है, विज्ञापन लेखकों की सबसे अधिक जो मांग है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में होती है। वहाँ वे कॉपीराइटर या स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते हैं और प्रिंट, टीवी, रेडियो व डिजिटल विज्ञापनों के लिए सामग्री तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपका जो रोजगार के अवसर हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां। डिजिटल युग में विज्ञापन लेखन का दायरा इंटरनेट तक विस्तृत हो गया है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग्स और ऑनलाइन कैंपेन के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए विज्ञापन लेखकों की मांग तेजी से बढ़ी है। फ्रीलांस करियर। फ्रीलांसिंग में आज एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। विज्ञापन लेखक स्वतंत्र रूप से क्लाइंट के लिए काम करते हैं और अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फीवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉरपोरेट क्षेत्र में अवसर। बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रसारित करने के लिए इन हाउस कंटेंट राइटर व कॉपीराइटर को नियुक्त करती हैं। वे कंपनी की ब्रांडिंग, प्रचार सामग्री, प्रेजेंटेशन और डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन। पत्रकारिता और जनसंचार जैसे पाठ्यक्रमों में विज्ञापन लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है। योग्य और अनुभवी विज्ञापन लेखक शिक्षण कार्य में भी करियर बना सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको निष्कर्ष। विज्ञापन लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जो रचनात्मक, व्यावसायिक सोच और संप्रेषण कौशल से जुड़ा हुआ है। इसमें रोजगार और करियर की असीम संभावनाएं हैं। यदि किसी में कल्पनाशीलता और भाषा की गहरी समझ है तो वो इस क्षेत्र में एक सफल भविष्य बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बस अब 2 क्वेश्चन और बचे, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। विज्ञापन लेखन के मुख्य तत्व क्या है, या विज्ञापन के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। एक प्रभावी विज्ञापन अनेक घटकों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम विज्ञापन के मुख्य तत्व या प्रमुख अंग कहते हैं। ये तत्व मिलकर विज्ञापन को प्रभावशाली, स्पष्ट, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। एक सफल विज्ञापन को तैयार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य अंगों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य अंग या तत्व हैं उनकी। शीर्षक यानी कि हेडलाइन, ये विज्ञापन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग होता है। शीर्षक का कार्य उपभोक्ताओं का ध्यान खींचना, आकर्षित करना होता है। एक अच्छा शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए ताकि पाठक आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा शीर्षक में लिखा होता है अब पाएं 50% की छूट। लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, फिर आगे देखते हैं भैया किस में छूट मिल रही है उनको। दोस्तों ये विज्ञापन लेखन के मुख्य तत्व हैं और ये प्रमुख अंग है। इसी में अगर आ जाए विज्ञापन में आते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो भी आप ये क्वेश्चन लिख के आएंगे तो आपका एकदम सही होगा। 3 क्वेश्चन आप 1 आंसर। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य संदेश और भाग की। यह वह भाग होता है जिसमें उत्पादों, वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी, जैसे उत्पाद की विशेषताएं और लाभ और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को विस्तार से बताया जाता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी कोई कपड़े की दुकान हो और वो अपना प्रचार करे विज्ञापन में और वो लिखेगा, हमारे नए कलेक्शन में आपको मिलेगा आरामदायक, फैशनेबल और टिकाऊ वस्त्र जो आपकी शैली को एक नया आयाम देंगे। ये मतलब इस तरह का मुख्य संदेश हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग दृश्य चित्र की, विज्ञापन के दृश्य चित्र की। चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो या रंग संयोजन विज्ञापन को अधिक आकर्षक और यादगार बनाते हैं और संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आपका जो तत्व या अंग है वो है ब्रांड नाम और लोगो। विज्ञापन में ब्रांड का नाम और उसका लोगो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता उत्पाद की पहचान आसानी से कर सके। यह उत्पाद की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता को भी दर्शाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद से जुड़ सके। ब्रांड जो लोगो होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी विज्ञापन के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं सिर्फ एग्जांपल के लिए, जैसे पूमा का शूज़ है और प्यूमा का, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप जितने भी कंपनीज़ हैं उनके लोगो देख लीजिए, नमस्ते इंडिया का लोगो देख लीजिए, आप लैक्मी का देख लीजिए, इन सबके खुद के लोगो हैं, वो बहुत ही लोगों से दिल से जुड़े हुए हैं, लोगों को उन पर बहुत भरोसा है। अब बात करते हैं हम लोग स्लोगन और टैगलाइन की। स्लोगन या टैगलाइन किसी विज्ञापन की आत्मा होता है। ये छोटा, सरल, आकर्षक और याद रखने योग्य वाक्य होता है जो ब्रांड की पहचान बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाया तो जैसे हर घर कुछ कहता है, ये एशियन पेंट का है। और जैसे नमस्ते इंडिया दूध आप सभी लोग जानते होंगे, इतना फेमस ही है, उसका है ताज़ा कुछ, मतलब इसका भी एक करके स्लोगन है, नमस्ते गाढ़ा मज्जा दूध का, कुछ ऐसे करके है एक स्लोगन, नमस्ते इंडिया करके। इस मतलब मेरा सिर्फ आपको स्लोगन और टैगलाइन समझाने का है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉल टू एक्शन। यह वह वाक्यांश होते हैं जो उपभोक्ताओं को एक विशिष्ट कार्यवाही या कोई विशेष क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे अभी खरीदें, हमसे संपर्क करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, आज ही आजमाएं, आज ही कॉल करें। इस टाइप के वाक्यांश होते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया लाओ तुरंत कॉल करके हम घर ही मंगा लें इसको। इसमें फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया लिंक आदि देना ज़रूरी होता है ताकि उपभोक्ता आपको कॉल कर सके, मेल कर सके, यानी मतलब आपसे कांटेक्ट किस तरह करेगा उसके लिए आपको कुछ देना चाहिए, मेल, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया लिंक। ये था आपका विज्ञापन के 6 प्रमुख अंग, आप ज़रूर देख के जाएं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। विज्ञापन के अंग वे घटक हैं जो किसी विज्ञापन को स्पष्ट, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे उपभोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी विज्ञापन में इन तत्वों की उपस्थिति और संतुलन उसकी सफलता की कुंजी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन बचा इसके बाद बस। संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आंसर की बात करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पात्र आपस में विचारों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं
तो उस बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन का अर्थ है दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को प्रभावशाली, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना। ये लेखन शैली नाटक, फिल्म, धारावाहिक, कहानी, उपन्यास, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यमों में प्रयुक्त होती है। संवाद लेखन किसी भी दृश्य या कथानक की आत्मा होती है, क्योंकि यह पात्रों की भावना, मानसिकता, उद्देश्य और संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। संवाद का मतलब समझ गए आप, डायलॉग राइटिंग। तो ये जो डायलॉग होते हैं वो किसी भी फिल्म, धारावाहिक, कहानी, इन सब की एक तरह से देखा जाए तो आत्मा ही होते हैं, कि डायलॉग ना हो तो कुछ भी देखने में मज़ा नहीं आता। और डायलॉग मेन होते क्या है, दो या दो से अधिक पात्रों के विचार, भावना और सूचनाओं को एक कॉपी पे लिखा जाता है, उन्हीं को हम लोग संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संवाद लेखन के प्रकार की। संवाद लेखन के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नाट्य संवाद, ये संवाद नाटक या मंच पर प्रस्तुत होने वाले दृश्य के लिए लिखे जाते हैं। इसमें संवाद संक्षिप्त, तीव्र और प्रभावशाली होते हैं। मंचीय प्रस्तुति को ध्यान में रखकर ये लिखे जाते हैं। अब आता है फिल्मी संवाद। फिल्मों के लिए लिखा गया संवाद दृश्य माध्यम के अनुसार होता है। इसमें बोलचाल की भाषा, यथार्थवाद और पात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। ये दृश्य के प्रभाव को गहराई देता है, ये दृश्य के प्रभाव को गहराई देते हैं डायलॉग जो होते हैं। टेलीविज़न संवाद या टीवी सीरियल डायलॉग्स, टीवी धारावाही और कार्यक्रमों में प्रयुक्त संवाद अधिकतर घरेलू, सामाजिक और भावनात्मक होते हैं। ये रोजमर्रा की भाषा में होते हैं। इसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव और पारिवारिक संदर्भों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो हम लोग सीरियल होते हैं, आपने देखा होगा, अधिकतर ये घरेलू, सामाजिक, उस पर पारिवारिक संदर्भ, इनके विषय जो होते हैं वो पारिवारिक होते हैं, सामाजिक या घरेलू होते हैं। रेडियो संवाद, रेडियो या ऑडियो कार्यक्रमों के संवाद केवल सुनने के लिए होते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो संवाद में दृश्य अनुपस्थित होने के कारण इसमें ध्वनि, गति और शब्दों को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक होता है। जो रेडियो संवाद होते हैं उसमें दृश्य तो होते नहीं, सारा फोकस उसमें इसलिए ध्वनि पे होता है, उसी के द्वारा हम लोगों को चीज़ों को समझाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें जो फोकस किया जाता है वो ध्वनि पे ही किया जाता है, शब्दों पे किया जाता है। शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाती है कि किस तरह के शब्द हम लोग यूज़ करें कि बिना लोगों को चित्र देखे ही हम लोग की बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट है आपका संवाद का टाइप, साहित्यिक संवाद। ये उपन्यास, कहानियों आदि में प्रयुक्त होते हैं। इनमें पात्रों के मनोभाव, संस्कृति और भाषा की शैली को गहरा चित्रण होता है, भाषा की शैली का गहरा चित्रण होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, बस पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका। अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं? प्राकृतिकता, संवाद ऐसे होने चाहिए, यानी कि डायलॉग ऐसे होने चाहिए जैसे लोग वास्तविक जीवन में बोलते हैं, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त, अच्छे डायलॉग कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कला होते हैं। अच्छे संवाद जो होते हैं उनमें कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कला होती है। वे छोटे, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए ताकि संवाद प्रभावशाली बने। ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बहुत सारे अगर डायलॉग आप बोल दो, डायलॉग की बोलो तो बेकार हो जाता है। प्रासंगिकता, संवाद कहानी, दृश्य और पात्रों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो डायलॉग हैं वो कहानी से मैच खाएं। अगर कोई पात्र है, जैसे कोई अगर बच्चा है तो उस हिसाब के डायलॉग होने चाहिए, नहीं कि उसको आप बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग बुलवा दीजिए, फिर लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसलिए जो डायलॉग होने चाहिए वो कहानी, दृश्य और पात्रों से संबंधित होना चाहिए। अनावश्यक संवाद कहानी को कमज़ोर बना देते हैं। बिना मतलब अगर आप डायलॉग दे देते हैं, लोग फिर कहते हैं अरे बेकार का सीरियल है, बेकार की मूवी है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, संवादों में यानी डायलॉग में पात्र की भावनाएं जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा आदि स्पष्ट झलकनी चाहिए। इससे पाठक या दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ता है। स्पष्टता, संवाद की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। जटिल या अस्पष्ट भाषा से दर्शक भ्रमित हो सकते हैं। विरोध और तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायलॉग में। संवाद में यानी डायलॉग में टकराव हो, विरोध या तनाव की झलक
जो है वो कहानी को बहुत अधिक इंटरेस्टिंग बनाती है। लोग बहुत ज़्यादा, जब कहीं लड़ाई का सीन आता है किसी मूवी में या सीरियल में, हम लोग कितने अच्छे से देखते हैं, तो वही इसका मतलब है। डायलॉग में विरोध और तनाव कहानी को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। स्मरणीयता मेमोरेबिलिटी, अच्छे संवाद लंबे समय तक याद रहते हैं। यानी कि डायलॉग ऐसे होने चाहिए जो हम लोग को लंबे समय तक याद हों, दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे डायलॉग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं वो बहुत दिनों तक लोगों को याद रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये डायलॉग ही है डॉन मूवी का। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग हमें तो लगता है बच्चे बच्चे को जैसे याद हो। तो इस टाइप के डायलॉग होने चाहिए जो लोगों को लंबे समय तक याद रहें। लय और गति, संवादों की गति और शैली में एक लय होनी चाहिए ताकि संवाद सुनने में सुगम और रोचक लगे। यानी कि डायलॉग जब बोला जा रहा है तो बहुत अच्छे से आप एक लय में बोले। ऐसा नहीं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इस टाइप नहीं, अच्छे से जैसे बोला गया है उस टाइप में एक लय होनी चाहिए डायलॉग में, तभी वह सुगम और रोचक लगते हैं। निष्कर्ष इसका क्या है इस पूरे आंसर का? अच्छे संवाद कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं, अच्छे डायलॉग किसी कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं और दर्शकों से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आपका फिनिश हो गया है, पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया। लगभग ये वीडियो 1 घंटे 25 मिनट के आसपास आपका पूरा वीडियो बना है। अगर आप सुबह 5 बजे भी इसको देखें, 5:30 भी देखें, तो आपका पेपर शायद 2 बजे से है, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप इसे 1-2 बार देख लें, आप यकीन माने आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर बहुत बुरा होगा, इसलिए इसको देख के जाएं, आपको ज़रूरी इससे बेनिफिट होगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 1 घंटे के 2 वीडियो और हैं। 1 घंटे का है, एक साथ 45 मिनट का है। आप उसको स्पीड में बढ़ा के एक बार उससे भी रिवीजन कर लें। सुबह 5 बजे अगर उठ जाएंगे तो आपका आराम से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर होगा। एक छोटा सा काम सिर्फ आपको करना है, पेपर दे के आए, वापस आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। और अगर आपका मन हो तो अपने पेपर की फ़ोटो खींच के, 4 ही पेज का पेपर होगा तो आप आराम से फ़ोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, अगर आपका मन हो तो, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो इसके बाद आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।